So today with us is my teacher and mentor सुधीर सर। जब मैं एनएसएस खुद कर रहा था तब 3 साल ही वॉज मैं प्रोग्राम ऑफिसर। तो सर ने काफ़ी सारी चीज़ें या फिर कहें सारी चीज़ें एनएसएस के बारे में जो भी थी वो सर ने ही बताई थी। जितने सवाल आपके मन में एनएसएस को लेके हैं उतने ही सवाल मेरे मन में भी थे, तो वो सारे सवाल आज हम सर से पूछेंगे। हेलो सर। नमस्कार। सर, जनरली जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है किसी के मन में एनएसएस सुन के, तो सब लोग पूछते हैं कि एनएसएस है क्या। जैसे एनसीसी के बारे में लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है कि एनसीसी क्या है। तो सर एनएसएस है क्या, और इंडिया में एनएसएस है क्यों, मतलब हमें ज़रूरत क्यों है एनएसएस। एनएसएस बेसिकली सोशल सर्विस के इश्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। ये 24 सितंबर 1969 को ये लॉन्च हुआ और इसका जो कंसेप्ट था, इसकी जो थॉट थी, वो महात्मा गांधी की जो थॉट है उनसे मैच करती हुई और उसको इम्प्लीमेंट करती हुई है। उनका ये था कि सामाजिक व्यवस्थाएं जो बनी हुई है और जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हमें किस तरीके से हैंडल करना है और कौन हमारे साथ काम कर सकते हैं, उसके लिए एनएसएस का जो है एक शुरुआत हुई। एनसीसी को बेसिकली जानते हैं लोग, उसको वेटेज भी ज़्यादा देते हैं, एनएसएस को इसलिए नहीं देते क्योंकि एनसीसी में उनको जॉब क्राइटेरिया में और कहीं न कहीं फिज़िकली वो डिसिप्लिन में भी रहते हैं, इसलिए उसको वेटेज ज़्यादा है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में जो एनएसएस है उसका सिनेरियो बहुत बदल गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट जब हुआ 2020 में, इसका और भी वेटेज बढ़ गया है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर स्टूडेंट को जो अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है और अपना इंटरेस्ट का फील्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है और सोशल कनेक्टिविटी बनी रहे। सोसाइटी के लिए वो क्या कर सकते हैं उसमें उनका रोल इम्पोर्टेंट हो बन पाए, इसलिए एनएसएस की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब 1969 में किया गया तब एक छोटी सी शुरुआत थी कि एनएसएस सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो हमारी पुराने सिस्टम में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आज भी ख़त्म नहीं हुई हैं, उनसे हम जो लड़ते आ रहे हैं और जो आज भी हम जीत नहीं पाए, ये लड़ाई अभी तक चल रही है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएँ थी, सामाजिक बुराइयाँ हैं, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। उनको लेके हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो एक वॉलंटियर स्ट्रक्चर बनाया, उस वॉलंटियर स्ट्रक्चर में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पूरे भारत में लगभग 40 लाख वॉलंटियर की संख्या है राजस्थान में, और जिसमें राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, जो रीजनल डायरेक्टरेट के रूप में जाना जाता है। ऐसे रीजनल डायरेक्टरेट 15 हैं पूरे इंडिया में, जिसमें राजस्थान सबसे बड़ा है और राजस्थान में लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर आज की तारीख में रजिस्टर्ड है। तो एनएसएस जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अकॉर्डिंग विकसित भारत 2047 का जो सपना पूरा करने में उसमें वॉलंटियर की सबसे अहम भूमिका है कि हाल ही में 2025 का नेशनल यूथ फेस्टिवल दिल्ली में हुआ। उसमें यंग लीडर डायलॉग बॉक्स एक कंसेप्ट आया, जिसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिन पे क्विज़ हुआ विकसित भारत 2047 को लेके, और पूरे इंडिया से लगभग 30 लाख वॉलंटियर्स जो माई भारत पोर्टल अभी इक 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे। उसके दौरान माई भारत को लॉन्च किया गया और माई भारत पे हर एक ऐसा स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहा है या पास आउट हो चुका है, वो रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये कंसेप्ट इसी साल जब लागू किया गया, तो 30 लाख वॉलंटियर्स ने क्विज़, शॉर्ट पीरियड का क्विज़ था, उसको पार्टिसिपेट किया। 30,000 बच्चे उसमें से क्वालिफ़ाइड हुए और 30,000 बच्चे, एक उनका एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ। एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में से फ़िल्टर होके 3,000 बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ और वो दिल्ली भारत मंडपम में पहुँचे, और ये एक ऐसी नई विचार भी था और नया कंसेप्ट भी था कि विकसित भारत 2047 को बनाने में किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं हो सकता, पूरे देश के लोगों का रोल हो सकता है और उसमें खासकर युवाओं का, क्योंकि भारत का लगभग 60 टू 70% यूथ आज की तारीख में है, जो अपनी एक अलग पहचान रखता है, नई सोच रखता है। तो उस सोच के साथ में उनके क्या आइडिया हो सकते हैं जो हमें 2047 तक पहुँचने में कारगर साबित हो। तो बहुत सारे सामाजिक मुद्दे थे जिन पे क्विज़ था, और 3,000 जो बच्चे भारत मंडपम दिल्ली में पहुँचे, और मेरा भी एक सौभाग्य था कि राजस्थान की टीम को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मुझे मिला। 10 से 12 जनवरी ये आयोजन दिल्ली में हुआ और इस आयोजन में मुझे भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि नए-नए विचार, नए-नए थॉट्स
जैसे कि स्पोर्ट्स को लेके 2047 में इंडिया किस भूमिका में हो सकता है, एग्रीकल्चर को लेके कैसा हो सकता है, वुमेन और चाइल्ड को लेके किस तरीके से हमें काम करना है। तो सबसे पहला उनका प्रेज़ेंटेशन हुआ, उस प्रेज़ेंटेशन में से 11 जनवरी को जब प्रेज़ेंटेशन उनके फाइनल हुए और 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब उनको प्रेज़ेंटेशन देना था, तो ऐसे पूरे 3000 लोगों में से 20 ऐसे बच्चों को मौका मिला, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपना प्रेज़ेंटेशन दिया। और मेरे साथ राजस्थान की टीम से एक वनस्थली विद्यापीठ से यूनिवर्सिटी से एक वॉलंटियर काव्या सिंह थे, उसको भी ये मौका मिला और उसने स्पोर्ट्स को लेके 2047 कैसा होना चाहिए, उसको लेके अपने विचार रखे। तो आज की तारीख में एनएसएस में जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एनएसएस पहले जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या कम थी और जैसे-जैसे संख्या बढ़ी उससे लगता है कि एनएसएस की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली मतलब एक अच्छा इंसान बनाने में आपको हेल्प करेगी। एजुकेशन के साथ जो आपको जनरल चीज़ें समाज के बारे में पता होनी चाहिए, कॉलेज लेवल पे वो सारी चीज़ें एनएसएस सिखा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से होती है। घर में भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो स्टेट में भी हो सकती है, वो डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, वो नेशनल लेवल पे भी हो सकती है। घर में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, जिन्हें लड़ने के लिए पूरे एक समाज के साथ-साथ परिवार की भी ज़रूरत होती है। जब परिवार साथ होता है, तो समस्याओं का समाधान भी होता है। और जब आप किसी स्टेट की बात करते हैं, किसी नेशन की बात करते हैं, तो वो बहुत सारी समस्याएँ जब एकजुट होके हम लड़ते हैं, तो उनका समाधान भी होता है और नए विचारों के साथ हम उनको करें, नई टेक्नोलॉजी के साथ करें, तो बहुत कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है। एनएसएस में मेरा जो रोल रहा है या मेरा एक भूमिका रही, छोटा-सा जो भी योगदान रहा कि आज लगभग 10 साल मुझे एनएसएस में हो गए। मैं भी एज़ ए एनएसएस प्रोग्राम ऑफ़िसर जब मैंने जॉइन किया, तो मुझे नहीं ध्यान था कि एनएसएस में क्या करना है, लेकिन एनएसएस में सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, वो वॉलंटियर को जाता है, जिनसे मैं सीख पाया और सीख रहा हूँ आज भी। और ये सफ़र लगातार चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और आगे पता नहीं कितना बढ़ेगा, मुझे नहीं ध्यान, लेकिन अच्छा बढ़ेगा। इसमें जब 2015 में एनएसएस प्रोग्राम ऑफ़िसर जब मैं बना, तो कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मुझे अपना काम करने का मौका मिला। जो लास्ट मैं मेरा जो इंस्टीट्यूट रहा लास्ट सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज, तो मुझे आज भी याद है 3 अगस्त 2015 को मैंने एनएसएस प्रोग्राम ऑफ़िसर जॉइन किया। टीचिंग में मैं आज लगभग मुझे 16 साल हो गए और एनवायरनमेंट साइंस मेरा सब्जेक्ट है, तो एनवायरनमेंट साइंस सामाजिक जुड़ाव करने वाला एक सब्जेक्ट है। तो मेरे लिए और भी ईज़ी रहा इसमें काम करना। धीरे-धीरे जब एनएसएस में काम करने लगे तो ये नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करना है क्योंकि गाइडेंस कम था। हमें बताने वाले कम थे क्योंकि उस टाइम जो आज हम देख रहे हैं वैसा एनएसएस नहीं था, तो लोग भी बताने वाले कम थे। जब वॉलंटियर्स के साथ में मैंने जब पहला नेशनल कैंप किया मनाली में 2016 में, तो उस टाइम पे राजस्थान के 20 बच्चों के साथ मनाली में राजस्थान को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला। तो पहला कैंप था, जब बच्चों से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर थे उनसे सीखा। तो एज़ ए एस्कॉर्ट की भूमिका जब मुझे निभाने का मौका मिला, तो गर्व भी था और खुशी भी थी। उसके बाद में 2017 में मैंने प्री रिपब्लिक डे परेड कैंप, जो कि रिपब्लिक डे परेड कैंप दिल्ली में 1 जनवरी से 31 जनवरी होता है, उसका प्री एक लेवल कैंप होता है। उसमें राजस्थान को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला। मेरे साथ वॉलंटियर्स को भी मौका मिला और तब पता लगा, तब एहसास हुआ कि नेशन के लिए जब हम काम करते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं। तब थोड़ी-सी एक शुरुआत धीरे-धीरे, धीरे करते-करते हुई। 2017 के बाद में राजस्थान को रिप्रेज़ेंट करने के लिए जब 1 से 31 जनवरी राजपथ पे जो बच्चे परेड करते हैं, उनका एज़ अ कंटीजेंट लीडर मुझे मौका मिला राजस्थान को रिप्रेज़ेंट करने का, वो मेरे लिए एक लाइफ़ टाइम अचीवमेंट था। तब मुझे मालूम चला कि राजपथ पे बच्चे जो वॉलंटियर परेड करते हैं, वो किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं और उनको कैसे गाइडेंस मिलता है। 1 महीना क्योंकि वॉलंटियर पूरी मेहनत करते हैं। एक प्रोग्राम ऑफ़िसर के भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो भी अपने टाइम को, अपने घर को, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के जब नेशन के लिए जाता है, वो एक मोमेंट मुझे आज भी याद है कि जब 26 जनवरी 2018 को राजपथ पे जब बच्चे परेड कर रहे थे और एनएसएस क्लैप हो रही थी। वो एनएसएस क्लैप मुझे अभी भी याद है कि उस एनएसएस क्लैप में इतनी एनर्जी थी
कि राजपथ पे परेड बच्चे कर रहे थे और हमें लग रहा था कि हम परेड कर रहे हैं। और जब बच्चों को बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें उनसे ज़्यादा और दुगनी खुशी होती है। तो एनएसएस अगर किसी को करना होता है या किसी को मन से करना है, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का फील्ड था और आज भी मैंने अपना इंटरेस्ट इसी में बना लिया। तो आज की तारीख में मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ वहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो गई है, तो 2020 की जब हुई तो एनएसएस का एज़ ए सब्जेक्ट, एज़ ए प्लान उसको बनाया गया। यूजीसी के सिलेबस को फ़ॉलो किया गया। तो आज की तारीख में जैसे मेरे पास गवर्नमेंट की 6 यूनिट है, 1 यूनिट में 100 वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड होते हैं, तो मुझे खुशी है कि आज मेरे पास 600 बच्चे हैं जो एज़ ए सब्जेक्ट एनएसएस को पढ़ रहे हैं, एज़ ए प्रैक्टिकल उसको करते हैं और बहुत सीरियसली करते हैं। 2017 में और 2018 में जब प्री आरडी, आरडी किया, 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस में वाराणसी में राजस्थान को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला। इसी तरीके से 2020 में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में राजस्थान को नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला। हमने सीखा, किया, लेकिन एक फ़ेज़ एक ऐसा आया, जब सही में लगा कि अब जो सीखा है उसको सही में इम्प्लीमेंट करना है और कितने लोग कर पाते हैं, वो था एक कोविड का फ़ेज़। क्योंकि हम सबने किया, फ़ोटोग्राफ में भी हम थे, हम न्यूज़ में भी थे, बच्चों ने काम भी किया, लेकिन हकीकत में जब लॉकडाउन हुआ, सब अपने घरों में थे। मैक्सिमम लोग अपने घरों में थे क्योंकि अपने परिवार की और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबको ज़रूरी है। लेकिन मुझे आज भी याद है कि शायद ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं घर में बैठा, चाहे कलेक्टर की परमिशन से लेके हम बाहर गए, लेकिन उन सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने काम किया। और आज उस चीज़ की खुशी होती है कि जो एनएसएस हमने सीखा था, शुरुआत की थी, वो उस टाइम पे इतना ज़बरदस्त वॉलंटियर्स के साथ निकल के आया और पूरा वॉलंटियर सपोर्ट मुझे मिला कि जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं। तो लोगों की जो हेल्प करके खुशी मिली, उसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं। सर आपने बहुत सारे कैंप्स के बारे में बताया और सर ने कोविड वाली जो बात बताई, आई वाज़ अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, मैं खुद अपना कॉलेज कर रहा था। मैं जयपुर में नहीं था, अपने होम टाउन में था, फिर भी स्टिल चीज़ें पूछ के मेरे सीनियर से, सर से मैं भी काफ़ी जितना हो सकता है उतना एक्टिव थे। सर ने हमेशा मोटिवेट किया सर आपने सब बच्चों को, जितने मेरे अभी सीनियर से भी बात हो रही है, सर ने बहुत सारी चीज़ें की। आपके सर काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रेसिडेंट अवार्डी भी हैं, आदिल भैया, लक्ष्मण भैया। तो सर कितने मतलब आपके स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपने देखा है कि उनको उन्होंने जॉइन किया था और फिर वहाँ स्टेज तक जहाँ वो मेडल लेने के लिए जाते हैं वहाँ तक? क्योंकि आपने उनका एक-एक मोमेंट देखा तो आपका एक इमोशनल बॉन्ड भी बन ही जाता होगा इतने टाइम के साथ। जैसे आप बता रहे हो कि बच्चों से इतना वो हो जाता है आप। ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट के साथ मेरा रिलेशन, मेरा कनेक्शन जो है एज़ ए टीचर कम मेरा फ्रेंड्स ज़्यादा रहा है। इसलिए मेरे से स्टूडेंट ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए हैं। सबसे आज भी कनेक्टिविटी है। उसके लिए स्टूडेंट को तो क्रेडिट ज़्यादा ही है, जाता ही है और शायद मुझे लगता है कि जब तक आपका बिहेव उनका फ्रेंडली नहीं होगा, जब तक आपसे कोई कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि टीचर्स बहुत हैं, स्टूडेंट बहुत हैं, हर साल बैच निकलते हैं, लेकिन आप उनको कितना दे पा रहे हैं। कोई बच्चा स्टूडेंट लेता है किसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज में या पीजी कॉलेज में, तो उसको नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। टीचर जो है एक रोल अदा करता है कि उसको किस शेप में आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं भी एज़ अ वॉलंटियर रहा, मेरे टीचर्स ने भी जो है मुझे आगे बढ़ाने में, मेरे स्कूल टीचर्स ने भी मुझे रोल पूरा प्ले किया है। तो कहीं न कहीं वो इमेज मेरे अंदर थी कि मुझे भी जैसा मुझे बढ़ाया गया वैसे मैं आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि पर्सनल इंटरेस्ट, लेकिन मुझे खुशी थी और वो आज भी है। 2018 में जब प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए फाइल लगी, उससे पहले हमने स्टेट में 2016-17 में मेरे एक स्टूडेंट मोहम्मद आदिल ने स्टेट अवार्ड, मैंने भी अप्लाई किया, उसने भी अप्लाई किया और हम दोनों को साथ में जब स्टेट अवार्ड मिला, तो मुझे आज भी याद है उस टाइम पे कंप्यूटर थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी फाइल को हाथ से बनाया, पूरा मैनुअल बनाया, अप्लाई किया और स्टेट अवार्ड हमें मिला। तो बहुत खुशी थी कि एक राज्य स्तरीय सम्मान में हमें जो है एनएसएस का अवार्ड मिला। उसके बाद में 2018 का जब राष्ट्रपति अवार्ड, जो कि पहले इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड के नाम से जाना जाता था, बाद में उसको एनएसएस नेशनल अवार्ड कर दिया गया। अप्लाई किया, मैंने अप्लाई नहीं किया, स्टूडेंट के लिए किया सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले उनके लिए अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब अप्लाई किया, तो कोई गाइडलाइन नहीं था मुझे, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट गाइडेंस नहीं मिला। मैंने अप्लाई किया, स्टूडेंट की फ़ाइल को बनाया, उसने भी पूरी मेहनत करी, उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब 2018 में 24 सितंबर 2020 में उसका रिज़ल्ट आया और कोविड का वो टाइम था, हमने
उसकी फ़ाइल को कैसे बनाएँ, बहुत मुश्किल से उसकी फ़ाइल को हमने बनाया क्योंकि सब घरों में थे और फ़ाइल बनाना बहुत मुश्किल था। जगह उसको डाटा को कलेक्ट करना, सभी जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसको एक जगह करना बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन जब अच्छे काम की शुरुआत करते हैं और सोचते हैं तो सारी चीज़ें सपोर्ट मिलती है। किया उसको और जब अ, मुझे आज भी याद है लगभग 12 सितंबर 2020 में वो जब रिज़ल्ट आया, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया उसको फर्स्ट रैंक पे राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो वो अवार्ड की जो खुशी उसको थी उससे कई गुना ज़्यादा मुझे थी क्योंकि वो अवार्ड उसको नहीं मुझे मिला, ये मुझे आज भी महसूस होता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा 40 लाख वॉलंटियर पूरे इंडिया में हैं और 3.5 लाख से ऊपर राजस्थान में। तो 40 लाख में से हम उसकी काउंटिंग करते हैं तो 40 लाख में से वो पहली रैंक पे वॉलंटियर था जिसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। और उसके वो तो एक राष्ट्रपति अवार्ड मिला जो सामने की एक खुशी थी लेकिन उसके पीछे की कहानी भी कुछ और है। तो स्टूडेंट था, वो एक माइनर कम्युनिटी से आता है, उसके सर्कल में शायद इतनी पढ़ाई पे इतना जोर नहीं दिया जाता, इतना सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन मेरी इच्छा थी कि इसलिए नहीं कि कोई माइनर कम्युनिटी से कोई बच्चा है, लेकिन मेरी इच्छा थी क्योंकि वो डिज़र्विंग कैंडिडेट था तो उसके लिए सपोर्ट किया। उसने पूरा भरोसा किया, एक तरीके से अंधविश्वास ही किया कि जैसा सर ने कहा वैसे करते जाएँ और हमने किया और 2018 का जो नेशनल अवार्ड था, वो उसको मिला। तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि वो मेरे कॉलेज का स्टूडेंट था इसलिए मैंने उसको सपोर्ट किया। उसके बाद में 2020 में, 2021 में दूसरे कॉलेजेस के जो वॉलंटियर थे क्योंकि पढ़ शायद दूसरे कॉलेज में रहे हों लेकिन वॉलंटियर तो अगर एनएसएस के हैं तो वो हमारे भी हैं। उन्होंने पूरा गाइडेंस जो हमसे हो सकता था, हमें जितनी जानकारी थी हमने दी और 2020 में भी एलबीएस कॉलेज से अवार्ड मिला लक्ष्मण को, 2021 में भी मनीष बेरवा को अवार्ड मिला और 2000 बीच में एक गैप रहा उसके बाद में वापस से कंटिन्यू भवानी निकेतन से, सुबोध से सब बच्चों को अवार्ड मिला। तो हमसे जितना सपोर्ट हो सकता था, जितना गाइडेंस हो सकता था हमने किया। तो वो एक मील का पत्थर था हमारे लिए कि वो अवार्ड जो मिला, उससे आज भी उसकी पहचान है और हमारी भी पहचान है। वो कहीं भी जब जाता है तो उसके अवार्ड के साथ में मेरा नाम आता है, मेरे लिए यही बढ़ेगा। नहीं सर, ऑब्वियसली मतलब जैसा बताते भी हो, टीचर्स पेरेंट्स सब लोग ये बात वही लोग हैं दुनिया में, पेरेंट्स और टीचर जो बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख के खुश होते हैं कि हाँ हमसे भी और आगे जा रहे हैं। और सर ने जो अवार्ड बताया था स्टेट अवार्ड, वो सर को आदमी भैया को वॉलंटियरशिप के लिए मिला था स्टेट अवार्ड, और सर को प्रोग्राम ऑफिसर के लिए मिला था उसमें। तो वैसे करके वो डिफरेंट था। सर ने फिर भी एक वो के अप्लाई नहीं किया। आपने सर कैंप भी बहुत सारे किए सर, कोई इंटरेस्टिंग ऐसा कैंप जो आपको लगा हो कि ये तो कुछ अलग मतलब था एक्सपीरियंस हर कैंप सब में एक नया एक्सपीरियंस हर कैंप में रहा और 2016 का पहला कैंप था जो मैंने बताया मनाली में किया। तो मेरा पहला कैंप था इसलिए मुझे भी आइडिया नहीं था। लेकिन एक ज़िम्मेदारी थी कि जब राजस्थान की बात है, हम राजस्थान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो ज़िम्मेदारी जब बाहर जाते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। एज़ अ टीचर उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी क्योंकि गर्ल्स भी हमारे साथ होती है। लेकिन उसको पूरा करके आए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। 2017 में भी हमने किया। 2017 में क्योंकि स्टूडेंट जिस लेवल पे जिस कैंप में जाना चाहते हैं, उस कैंप के लिए बहुत बार सही तरीके अपनाने की बजाय गलत तरीके पे भी चलने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी हमें फेस करना पड़ता है, उनको भी समझाना पड़ता है कि ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। जो डिज़र्व करता है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इस कैंप तक भी कोई पहुँचा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत से फ़ेज़ में, बहुत से कैंप में ऐसे मौके भी आए जहाँ हमें लगता था कि नहीं बच्चों को समझाना भी ज़रूरी है और हमने समझाया भी। और आज भी वो याद करते हैं कि शायद कुछ गलतियाँ हमने भी करी थी, वो सही नहीं थी। 2018 का 1 महीने का कैंप भी रहा। आज भी वो बच्चे याद करते हैं, वो बच्चे क्योंकि राजस्थान से पूरे इंडिया से सिर्फ़ 200 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो राजपथ पे परेड करते हैं। तो सर मतलब विद टाइम आपने बताया 10 साल आपको एनएसएस में हो गए, आपने बहुत सारे कैंप भी किए, और विवेकानंद जी का भी यही कहना था कि एक स्टूडेंट को कम से कम खर्चे में पूरा हिंदुस्तान घूमना चाहिए। तो बेसिकली ये आइडिया भी है एनएसएस में, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है सारी चीज़ें अगर आप काबिल हैं कैंप में जाने की। तो इसको सर, आप कैंप्स को आप कैसे देखते हैं, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी और एनएसएस के लिए भी, कि क्यों ज़रूरी है सारे कल्चर्स को जानना? कैंप का सबसे बड़ा उद्देश्य तब पूरा होता है जब आप
क्योंकि हम घर में रहते हैं तो घर के हिसाब से रहते हैं, जब कहीं बाहर निकलते हैं तो बाहर के हिसाब से हमें अपने आप का अपना व्यवहार भी और बहुत कुछ सीखने के अलावा सिखाना भी पड़ता है। तो जब वॉलंटियर्स जब कैंप में जाते हैं, कोई भी स्टेट हो या नेशनल कैंप हो, तो वहाँ पे उनकी छवि उनकी पर्सनल नहीं होती है, वो पूरे स्टेट की होती है। तो कुछ भी अच्छा करते हैं तो नाम होता है और कुछ भी गलत करते हैं तो पूरे स्टेट का नाम खराब होता है। तो इसलिए जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, तो उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो अलग ही निकल के आता है। क्योंकि हो सकता है वो आस-पास में बहुत कुछ नहीं सोचते हों, लेकिन उस लेवल पे जाने पे उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है और जब वो स वहाँ से सीख के आते हैं, तो उनमें बहुत चेंजेस होता है और वो अपने इंस्टीट्यूट में, चाहे अपने सोसाइटी में, परिवार में बहुत कुछ नया सिखाते हैं, क्योंकि जो सीखता है वो ही सिखाता है। कैंप्स जैसे मैंने किए, जब दिल्ली परेड का कैंप किया, तो बहुत बार ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम कभी नहीं सोचते। जैसे मैंने कभी जब भी 26 जनवरी की परेड आती थी टीवी पे, तो मेरा कभी शौक नहीं रहा, मैं कभी नहीं देखता था, क्योंकि मेरे को शुरू से नहीं था कोई शौक। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब राजस्थान को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिलेगा और 26 जनवरी पे एज़ ए कंटिजेंट लीडर मुझे करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती, डिसाइड नहीं होती, लेकिन जब हम चलते जाते हैं और एक जब सफ़र पे निकलते हैं तो पता नहीं है कितना लंबा है, लेकिन ये सोच के चलना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा और जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। 2018 का जब आरडी किया तो आगे कंटिन्यू कैंप करते गए, बीच में कोविड रहा, गैप रहा। जैसा आपने भी मेरे साथ कैंप किया। हमने यूनिसेफ के साथ में कोविड के दौरान जी 2-3 प्रोजेक्ट किए। तो उस कोविड में लोग जब अपने घरों में डरे-सहमे थे, तो बात करने से भी डरते थे। तो हमने उनकी सुरक्षा को लेके कोविड के बाद क्या इम्पैक्ट होने, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था हमारे लिए कि वैक्सीनेशन हुआ नहीं हुआ। तो जो यूनिसेफ के साथ में प्रोजेक्ट किया उसमें हमने कि वैक्सीनेशन लोगों को हुआ नहीं हुआ। उनके मन में क्या सवाल है, वैक्सीनेशन करवाना है, नहीं करवाना है? तो यूनिसेफ के साथ भी एक बहुत बड़ा हमारा एक प्रोजेक्ट था। उसमें हमने 2 बार उस प्रोजेक्ट को किया और सिर्फ़ अकेले नहीं, लगभग सभी टीम्स हमने बनाई गई। बहुत सारे कॉलेजेस के वॉलंटियर हमारे साथ थे, बहुत सारे प्रोग्राम ऑफिसर हमारे साथ थे। तो खुशी तब होती है जब इतना बड़ा राजस्थान है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट की बहुत सारी लंबी लाइन है, लेकिन उनमें से हमें और हमारे वॉलंटियर को मौका मिलता है, तो ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात होती है। एंड लकीली आई वाज़ आल्सो द पार्ट ऑफ इट। उसका सर्टिफ़िकेट अभी भी मेरे पास है। तो सर ने ही मुझे बोला था कि तुम्हें भी करना है सर्वे वगैरह, हम उसके लिए गए भी थे। हाँ, बाहर। और कैंप या कोई भी काम करते हैं, तो अच्छा करते हैं ये हमें पता है और जिसके लिए करते हैं उसको पता है। लेकिन फिर भी आप किसी काम को करते हो तो मेरा ये मानना है कि उसका एज़ ए प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आपका प्रोफ़ाइल आप बनाते हो, सीवी बनाते हो, तो उसमें कहीं न कहीं वो डॉक्यूमेंट और प्रूफ की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो डॉक मेरी शुरू से आदत रही है डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो हम कहीं न कहीं सर्टिफ़िकेट्स इकट्ठे करते रहते थे। एक टाइम में एक ऐसा भी था कि मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत से लोग ऐसे कहते थे, "क्या दिन भर बस ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते रहते हो और क्या घूमते ही रहते हो और क्या एक ही जगह नहीं टिकते हो?" बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन चुपचाप हम सुनते रहते थे। हमें नहीं पता था कैसे होगा और कैसे करना है, लेकिन ये पता था कि जो भी होगा अच्छा होगा। और जब जब नेशनल अवार्ड आया, पहली बार कॉलेज में जब नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड आया, तो वो लोग वापस से जिन्होंने ये कहा कि क्या करते रहते हो, टाइम खराब होता है, ये होता है। उस दिन जब अवार्ड आया तो उन्हीं की ज़बान से जब वापस से रिवर्स में चीज़ें निकली कि नहीं बहुत अच्छा काम किया, तो तब हमें लगा कि नहीं, अच्छे काम की सब तारीफ़ करते हैं और वो मोमेंट भी अलग ही था, क्योंकि जब आप काम करते हो तो बहुत सारे अच्छे कहने वाले हैं और बुरे कहने वाले हैं, लेकिन हम कितना अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ में उस जगह टिका के रखते हैं और सिखा के रखते हैं, वो वाली बात। क्योंकि कई बार मैं भी ऐसे टीचर से कोई पूछता था कि सर को देखा क्या आपने? कि गए होंगे कहीं बच्चों के साथ। सर का लगभग, क्योंकि सर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते थे सही में। ऑन पेपर एनएसएस आपने जॉइन कर लिया, आपने एनएसएस कर लिया इज़ नॉट अ थिंग। कच्ची बस्ती की विज़िट वगैरह आपने सर बहुत सारी करवाई हैं। कोई भी फंक्शंस होते थे, उसके अलावा एड्स जो अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह में हम जाते थे, ब्लड डोनेशंस वगैरह के काफ़ी सारे वो होते थे। और एक्चुअली मुझे लगता था कि हमारे कॉलेज के जो वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे कॉलेज से बहुत एक्टिव थे सर उस टाइम, क्योंकि बहुत सारे कोई कहीं आते थे, कोई कहीं आते थे। लेकिन विल्फ्रेड और 1-2 कॉलेज और भी थे जो कांस्टेंट थे।
कि किसी भी चीज़ का प्रोग्राम अगर हो रहा है, सर के पास इन्फॉर्मेशन है, तो बच्चे वहाँ होंगे ही। काफ़ी सारे कॉलेज मिस हो जाते थे बीच-बीच में, कभी किसी में आए, किसी में नहीं है, लेकिन विल्फ्रेड कॉलेज से हमारे सब लोग जाते ही थे साथ में सर के। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एनएसएस तो कोई आज से नहीं चल रहा, 1969 से चल रहा है। लेकिन इतने लंबे पीरियड में भी आज भी बदलाव नहीं हो पाया। बहुत कुछ बदला है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बदला। कॉलेज में जब आए, हो सकता है एनएसएस तो पहले भी था, लेकिन हमने उसको इंटरेस्ट का फील्ड बनाया। जब मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया तो अपने आप में मेरे इंटरेस्ट के साथ में और इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट के बच्चों ने जुड़ के काम किया। तो बस विश्वास के साथ काम किया, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक पहचान इंस्टीट्यूट को भी मिली, मुझे भी मिली और वॉलंटियर को भी मिली। क्योंकि बच्चे तो जैसा हम कहते हैं वैसा कर लेते हैं। सब नहीं करते लेकिन बहुत से अच्छा काम करते हैं और एक प्रोग्राम ऑफ़िसर का एनएसएस में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हम नहीं आगे खड़े होंगे तो पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट में आज भी हैं, पहले भी था, बहुत से प्रोग्राम ऑफ़िसर बनाए गए, बने हुए भी हैं। लेकिन हो सकता है उसके पीछे टेक्निकली बहुत अलग रीज़न भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काम नहीं करना चाहते या करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार इंस्टीट्यूट सपोर्ट नहीं करता, बहुत बार खुद का इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत बार फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि एनएसएस एक सब्सिडियरी साइड में एक अलग जॉब है। टीचिंग में हम अपना बेस्ट देते हैं, टीचिंग अच्छा करते हैं, क्योंकि एकेडमिक पार्ट का भी अपना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एकेडमिक के साथ में पैरेलल में ही है। लेकिन कितने बच्चों को बैलेंस में हम एनएसएस करा पा रहे हैं और कितने कर पा रहे हैं? जब एनएसएस का सर्टिफ़िकेट या कोई अवार्ड लेके कोई बच्चा जब घर जाता है और अपने पेरेंट्स से बात करता है, तो उसके चेहरे पे अलग खुशी होती है और उसके पेरेंट्स के उस पे भी बहुत खुशी होती है। क्योंकि एकेडमिक करेंगे, बच्चे जॉब भी करेंगे, अच्छी नौकरी भी करेंगे, वो भी ज़रूरी है। लेकिन सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंसान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 100 बच्चे अगर एक यूनिट में हैं, तो हो सकता है मैं 100 को तो नहीं बदल सकता या 100 को तो सबको नहीं चेंज हो चेंजेस कर सकते हैं। सकता, लेकिन अगर 100 में से एक भी स्टूडेंट को अगर मैंने चेंज किया या मेरी कोशिश कामयाब हुई, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मेरी कामयाबी है। जैसे अवार्ड के टाइम हुआ, 100 में से एक बच्चे को भी उस लेवल पे राष्ट्रपति भवन के अगर उस गेट तक भी पहुँचा, तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी। और आज भी है कि वो एक लाइन बन गई, एक रास्ता बन गया। और वो एक कहावत है कि जब आप बहुत बार काम करते-करते आपको नहीं पता होता, लेकिन करते रहो, तो अच्छा करते रहेंगे तो अच्छा मिलेगा। जो मैंने एक कैंप किया था, मतलब मेरी लाइफ में मेजर कैंप था, वो पुणे वाला कैंप था सर। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, अपने होम टाउन से मैं बाहर आया था जयपुर में उस टाइम। मतलब इतनी चीज़ों को नहीं पता था, बात करना भी नहीं आता था, बहुत अच्छे कन्वर्सेशंस नहीं आते थे, ग्रुप डिस्कशंस नहीं आते थे। उस टाइम सर ने, मैं था और गौरव, एक और दोस्त थे राजपुरोहित सर, हम 2 या 3 लोग थे जो सिर्फ फर्स्ट ईयर से थे, बाकी सारे सीनियर्स को मिला था ऑलमोस्ट कैंप में। तो हमको उन्होंने चूज़ किया, तो सर ने उस टाइम ये बोला था कि जाके सीखोगे तुम। और सही में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे अलग-अलग जगह के। गोवा, मुंबई, गुजरात से भी आए थे, उसके अलावा भी मतलब काफ़ी सारी जगह से आए थे। उन सबसे इंटरैक्ट करके ना उनका कल्चर एक-दूसरे से एक्सचेंज होता है। कि वो लोग हमें देख रहे थे तो सच में कि शायद हम ड्रेसेस निकालेंगे भी राजस्थानी, हम वैसा कुछ पहनेंगे। क्योंकि एक माइंडसेट जनरल जो स्टीरियोटाइप बन जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब आप एक्सचेंज करते हो तब आपको समझ में आती हैं। डिफरेंस होता है लोगों में स्टेट वाइज़ भी, उनकी जो चीज़ों को सोचने का तरीका है, करने का तरीका है, उनको जब समझते हैं तो बहुत मज़ा आता है। कॉन्फिडेंस अनलॉक तभी होगा आपका ज़िंदगी में जब आप चीज़ें करोगे। तो सर जो बात कह रहे हैं वो एग्ज़ैक्टली वही है कि बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट जब आपको ग्रो होते हुए दिखते हैं। जैसे सर ने भी मुझे देखा था स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में, जब उस टाइम मेरे दाढ़ी मूंछ भी नहीं आए थे तब से, और अब तक मैं चीज़ें जो भी करता हूँ मैं सर को बताता रहता हूँ बीच-बीच में। डाइवर्सिटी हमारे पूरे इंडिया में है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ में हमारी यूनिटी भी है। हम हर जगह अलग-अलग कल्चर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हर जगह का कल्चर, हर जगह का बात अलग-अलग है। जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार युवा संवाद प्रोग्राम भी मैंने कराया। युवा संवाद जब प्रोग्राम कराया तो उसमें 5 प्रण थे, 5 प्रण में एक ये भी था कि हमने अपनी विरासत को भी सँभाल के रखना है, तभी विकास होगा। तो जब तक हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं बचा के रखेंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है और पहचान भी इंडिया की उसी से है। बच्चे कहीं भी जब जाते हैं, तो एनएसएस का एक बड़ा सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे मिला है और स्टूडेंट को भी मिला है, हम अपना एक अलग-सा रिलेशन सब जगह बना के आते हैं। आज की तारीख में मुझे लगता है कि इंडिया में शायद सभी जगह हमें जानते हैं। कहीं भी हम चले जाएँ, अगर हमारे बारे में किसी को पता है तो सबसे पहले फ़ोन हमारे पास आएगा कि सर आप आ रहे हो और कब आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो? तो बड़ी खुशी होती है कि हमें
चाहने वाले, हमें बुलाने वाले, हमसे रखने वाले, वेट करने वाले आज भी हैं। क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सालों बाद कोई मिल रहा है और सिर्फ़ उस हमारा एक आईडी कार्ड या हमारी पहचान जो है वो एक एनएसएस है। एनएसएस क्या है, शायद अभी मैं जब दिल्ली गया या बौद्ध कैंप में जाता हूँ तो मैं फ़ेसबुक पे या जो सोशल मीडिया जो भी प्लेटफ़ॉर्म है उनसे जुड़ा रहता हूँ। लेकिन मैं मिलता पहली बार हूँ। तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि शायद मैं उनसे मिला नहीं हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं कनेक्टिविटी उनसे जुड़ी हुई है। अभी दिल्ली में गया, बहुत से लोग नेशनल अवॉर्डी थे, लेकिन मैं मिला पहली बार, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जानते हैं। और शायद हमारा कोई काम कहीं रुकता नहीं है, किसी स्टेट में हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी नेशनल लेवल पे कोई भी काम हो, तो सब कहीं न कहीं पूरा सपोर्ट मिलता है। जब प्रोग्राम ऑफ़िसर से काम करते-करते जब मैं कॉलेज में था, आज मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, तो प्रोग्राम ऑफ़िसर से ऊपर पोस्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की होती है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की। तो आज जब एज़ ए यूनिवर्सिटी एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ, तो मेरे अंडर 6 यूनिट गवर्नमेंट की काम कर रही है, तो 600 बच्चे मेरे अंडर हैं। तो एक स्टेप और आगे बढ़े, इस एनएसएस से नई पहचान भी मिल रही है, अपनी जॉब में भी हमें चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है। तो बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी कुछ भी नहीं हुई है। तो हम कर रहे हैं तो लोग नोटिस भी करते हैं, और नोटिस भी करते हैं तो उसको एप्रिशिएट भी करते हैं। और आज एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में एनएसएस की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है कि हर बच्चे को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए कोई ना कोई ऐसा वैल्यू एडेड कोर्स उसको जॉइन करना चाहिए, जिससे उसकी मॉरल वैल्यूज़ जो है, मॉरल वैल्यूज़ कहीं न कहीं बनी रहे, और सोसाइटी को जब भी ज़रूरत हो तो वो खड़े रहे। क्योंकि हम ये देखते हैं, हम हमेशा शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मेरी किस्मत में ये नहीं है, मुझे 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। कोई कितना उसका यूज़ कर पाता है, कितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाता है, ये हम पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत से लोगों का यही रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो 24 घंटे तो मेरे पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे अदर जितने भी लोग हैं उन सबके पास हैं। लेकिन पॉज़िटिव वे में हम कितना उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, 24 घंटे वाली बात जो सर बोल रहे हैं और अभी काफ़ी बार रेफ़रेंस आया आदिल भैया का। मैं उनका एग्ज़ाम्पल इसलिए दूँगा, आई नो हिम पर्सनली, मेरे सीनियर थे वो कॉलेज में, हमने साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। पुणे वाला कैंप जो मैं बताया था, वो भी वही लीड कर रहे थे। सर ने बताया भी कि ना तो आस-पास ऐसा एनवायरनमेंट था, ना फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि पढ़ाई के लिए, उन चीज़ों के लिए ऐसा मोटिवेट किया जाए बहुत ज़्यादा। वहाँ से फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और प्रेसिडेंट अवार्ड तक गए। तो कंसिस्टेंसी और आप अच्छे इंसान हो अगर, तो आप अच्छा कर लोगे ज़िंदगी में। प्रोबेबली। एक खुशी की बात ये है कि कम से कम इतना विश्वास है कि आज एनएसएस में काम करते-करते इन 10-12 सालों में हमारे अंडर चाहे नेशनल कैंप गए हों या चाहे हमसे कनेक्टिविटी करी हो। नेशनल कैंप की जब मैंने अपनी लिस्ट बनाई, तो आज की तारीख में कम से कम 200 प्लस बच्चे जो है नेशनल कैंप जा चुके हैं। तो वो अपनी मेहनत से गए। उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि उन्होंने हम पे विश्वास करके अपने बच्चों को हमारे सुपुर्द करते हैं और हम उनको उस जगह पहुँचा पाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है, स्टूडेंट के खुद का बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी कोई सक्सेस मिलती है तो किसी एक का रोल नहीं होता, सबका बहुत बड़ा रोल होता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और पूछते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। कोई इंसान को भी, बहुत सारे लोग होते हैं सोशल सर्विस करने का ही मन है कि मेरे को ज़िंदगी भर 9 टू 5 जॉब में ना फँस के मुझे यही करना है। बट आफ्टर ऑल देयर इज़ अ फैमिली टू फीड, कि उन्हें अपने घरवालों का ध्यान भी रखना है। तो उन्हें कैसे, मतलब ये चीज़ अपनी परस्यू करनी चाहिए? आपका क्या सजेशन है कि जॉब के साथ कोई एनजीओ जॉइन कर लें, जैसे वीकली होते हैं, क्या आप वहाँ जा सकते हो? या किसी को फुल टाइम अगर जॉब, उसको सोशल सर्विस में ही आना है, तो वो कैसे अपना एक मतलब लाइवलीहुड भी मेंटेन कर लें, जिससे वो अपना खर्चा चला सकें खुद का भी और फैमिली का थोड़ा बहुत ज़रूरत आने पर? बिल्कुल, क्योंकि हम जब एजुकेशन लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि एक वेल सेटल्ड लाइफ हम जी पाएँ, परिवार का भी ध्यान रखें, और परिवार अगर हम खुद अगर स्ट्रॉन्ग हो पाएँगे और सक्सेस हो पाएँगे तो हम दूसरे की मदद भी तभी कर पाते हैं। सबके मन में कुछ अच्छा करने का होता है। जैसे मैंने कहा 24 घंटे वाली बात, 24 घंटे हैं, लेकिन हमें बैलेंस में अपनी पढ़ाई को भी पूरा बराबर ध्यान देना है। और जब अगर हम जॉब लग भी जाते हैं, जॉब लगने के बाद में सिर्फ़ यही नहीं है कि जॉब लग गए और अब हमारा काम खत्म। क्योंकि आज इत हमारी पॉपुलेशन इतनी है, सबके पास में सब कोई ना कोई टास्क है। कोई परिवार की ज़िम्मेदारियों में है, कोई
सामाजिक ज़िम्मेदारियों में हो सकता है, कोई राजनीति में हो सकता है, कहीं न कहीं है। लेकिन जब बात आती है कि हमें कितना मिला और हमने कितना दिया, क्योंकि हम शिकायत करते हैं कि मुझे नहीं मिला, लेकिन जब नेशन को देने की बारी आती है, जब हम राष्ट्र को कुछ देते हैं, तो हमने क्या दिया, ये सोचने की बात है। क्योंकि हम देने की ओर कम, हम लेने की ओर ज़्यादा सोचते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि मेरे से जैसे हुआ कि मैं आज कम से कम 100 प्लस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम कर चुका हूँ, और एक बार जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम किया, तो ऐसा लगता है कि उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन हो गए। पूरा फुल सपोर्ट मुझे दिया। कोई भी जब काम होता है तो मैंने देखा बहुत पहले मेरे साथ भी शायद ऐसा होता होगा, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। बहुत बार ऐसा सोचता था कि जब कोई टास्क मिलता है, कोई काम मिलता है, तो बहुत टेंशन भी होती थी कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि कोई नया काम हो या कुछ ऐसा काम हो, कुछ काम करना हो, तो ऐसा बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे साथ और साथ भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं, मुझे तो पूरा सपोर्ट मिल ही जाएगा, और सही में मिलता है। ढूँढ लेंगे दोस्त बिल्कुल लोग। पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशंस बहुत सारे हैं। किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि बच्चों के लिए काम करना है, किसी का वुमेन्स के लिए काम करना है, किसी का एजुकेशन में काम करना है, किसी का हो सकता है कि रोड सेफ्टी को लेके काम करना हो, एड्स अवेयरनेस को लेके काम करना हो। मेरा सबसे एक अलग इंटरेस्ट था, जो मुझे अलग से एनएसएस में बहुत बड़ा खुशी भी होती है, कि मुझे आज भी याद है 3 मार्च 2020 को, और जब हमारा एनएसएस का 7 डे स्पेशल कैंप चल रहा था, तो वो दिन उससे 5 साल पहले 16 मार्च 2016 को एक वर्कशॉप हुआ था, जिसमें ट्रांसजेंडर राजस्थान से अखाड़ा अध्यक्ष पुष्पा माई आई थी। तब वो मैंने सोचा कि मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारी सोसाइटी की जो सोच है वो अलग होती है। क्योंकि हम सिर्फ़ मेल और फीमेल को देखते हैं, ट्रांसजेंडर्स की प्रॉब्लम्स को तो हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि सोचना हम सोचते हैं कि ये हमारे हमारे पार्ट का काम नहीं है। हमारा क्या मतलब है, ये सोसाइटी का पार्ट नहीं है। जबकि 206 हड्डियाँ उनकी भी है, दिमाग उनके भी है, फीलिंग्स उनकी भी है, लेकिन हम उनके बारे में नहीं सोचते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने उस टाइम सोचा कि एक बार कम से कम मैंने तो अपना मन बनाया है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। लेकिन अगर मेरे यहाँ जो बच्चे हैं, उनके बीच में इनकी प्रॉब्लम्स को या इनके बारे में इनको बताया जाए, तो कैसा रहे? तो मन में थोड़ा डर भी था, क्योंकि कॉलेज के बच्चे और स्कूल के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। जो कॉलेज के बच्चे हैं, थोड़े मैच्योर्ड होते हैं, थोड़े नॉटी भी होते हैं। कोई ऐसी हरकत या शरारत ऐसी ना हो जाए, जिससे अगर मैंने इनको बुलाया और ऐसी कोई बात हो जाए जिनसे इनको बुरा लगे, तो रिस्क भी था। लेकिन क्योंकि जब अच्छा सोच के किया तो अच्छा ही हुआ। पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में वो 1.5 से 2 घंटे वो प्रोग्राम चला। इतने सवाल थे, लेकिन सवाल होते हुए भी सवाल पूछने में जो हिचकिचाहट थी, पहला सवाल मैंने उनसे किया, फिर तो सवाल पे सवाल जो हुए। वो दिन था, आज का दिन है। आज उनको अखाड़ा अध्यक्ष जो पुष्पा माई हैं, उनको सब जगह, सब कॉलेजेस में वो मान-सम्मान मिलता है, क्योंकि उनको और कुछ नहीं चाहिए। इस सोसाइटी से मान-सम्मान चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो तवज्जो चाहिए। तो मुझे आज एक चीज़ की खुशी है कि मैं उनके लिए छोटा-सा कोई कोशिश थी वो मैंने करी, और वो दिन था, उसके बाद से सभी ने कॉन्टैक्ट किया, चाहे मेरे थ्रू किया हो, चाहे किसी के थ्रू करा हो। आज सब जगह उनको मान-सम्मान वो पूरा मिलता है। तो जब भी वो कहीं जाते हैं तो मेरा नाम ज़रूर वो लेते हैं, तो मुझे डबल खुशी होती है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाया। तो बहुत सारे फील्ड हैं, जहाँ हमें बहुत कुछ करने को है, और क्योंकि सब इक्वल नहीं है। आज हमें रिसोर्सेज़ मिले हुए हैं, हम खुशकिस्मत है कि हम अच्छे पढ़ लिख पाए, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहनावा हमारा है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। आज भी एक अलग सेक्टर के लोगों को रिक्वायरमेंट है, और वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। तो 2047 तक तो हम यही सोचते हैं कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होए, लेकिन मिनिमाइज़ तो हो। कम से कम 99% तक तो हम पहुँचे। तो वो सपना जो है वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि मैं जब सफ़र शुरुआत किया, और सफ़र लगातार जारी है। आज अच्छी पोज़ीशन में हैं, हम यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा सर्कल बच्चों का जुड़ा हुआ है। आज भी मेरे बच्चे नेहरू युवा केंद्र संगठन से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ भी एनवाईकेएस के साथ काम कर रहे हैं। अभी हमने पहले मैं खुद कैंप करता था, या बच्चे कैंप करते थे। आज स्थिति में ये है कि हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पूरे इंडिया के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, हम 10 दिन के लिए उनके कैंप करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस धीरे-धीरे आया है, एक साथ नहीं आया है। उसमें मेहनत लगी है, बहुत मेहनत करी है, बच्चों से भी बहुत मेहनत करवाई है। तब जाके आज इस पोज़ीशन पे आए हैं कि हम कुछ कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और कोई सुन पा रहा है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जो 4 लाइनें हैं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है।
आँखों में रात दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी नज़र मंजिल पर है, आँख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो सोसाइटी के साथ काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, तो हम बेझिझक कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस में करना होगा कि परिवार भी सफ़र नहीं करे, हमारे सोसाइटी के और लोग भी सफ़र नहीं करें। कम कर लें लेकिन अच्छा करें। ज़रूरी नहीं हम जो सोचते हैं पूरा कर पाते हैं, लेकिन जितना कर पाएँ वो अच्छा कर पाएँ। और जैसा मैं आज कर रहा हूँ, मैं अपने फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी में अपने जॉब को भी दे रहा हूँ और सोसाइटी के साथ जो भी काम करना होता है, मैं हर जगह पहुँचता हूँ। पूरी कोशिश होती है कि ऑर्गनाइज़ेशंस, क्योंकि आज हम जिस पोज़ीशन पे हैं, वहाँ अकेले हम नहीं हैं। सभी का पूरा सपोर्ट है उन ऑर्गनाइज़ेशन का। तो जब हमें उनको सपोर्ट देने की बारी आती है, तो हम हर जगह खड़े होते हैं और उनको जब ज़रूरत है, हम उनके लिए खड़े होते हैं। ये मिलती है, उसका एहसास वही कर सकता है, जिसने किसी के दूसरे के लिए कुछ अच्छा किया हो। क्योंकि एनएसएस का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है, नॉट मी बट यू। नॉट मी बट यू सिर्फ़ कहने के लिए नहीं है, जब आप महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं तो उसकी खुशी अलग ही है। ऐसे ही नहीं, उसका मोटो नहीं ही बना है और बिल्कुल उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से स्वयं का और दूसरे का यानी कि समाज का विकास कर पाएँ। हम ये नहीं कहते कि दूसरों के साथ अपने लिए नहीं सोचें, अपने लिए भी सोचें, लेकिन अच्छा सोचें, किसी का नुकसान नहीं होने दें। तब तो इस सोसाइटी में आपका नाम, मान, सम्मान भी उतना ही है और आप भी दूसरों के लिए उतना ही कर पाओगे। और आज मतलब नो डाउट हमें कुछ मतलब कहने में कोई शर्म भी नहीं है कि ऐसी सोसाइटी में खड़े थे, क्राइम रेट बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। चाहे वो मेल के अगेंस्ट हो या फीमेल के अगेंस्ट, जो मैरिटल उनका कहते हैं कि फीमेल परेशान है या मेल परेशान है। डैमेज दोनों तरफ बराबर है। औरतें भी हैं सच में जो परेशान है, और मतलब इंसान ये भी, जैसे अभी 1-2 केस हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट करने लगते हैं कि मेल का वो है। कोई एक आध कोलकाता जैसा कोई केस हो गया तो फिर मोमबत्ती लेके रहेंगी, लड़कियां सेफ नहीं है। कोई भी सेफ नहीं है। एक्चुअली कोई भी सेफ नहीं है। बहुत क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अच्छे एथिकल लोगों की जरूरत है समाज में। और सर ने जो बात बोली कि 100 में से अगर एक भी अगर सच अच्छा इंसान बनता है, तो वो एटलीस्ट 10 लोगों को रोक देगा। कि जो अगर उसने सीख लिया कि डस्टबिन में मेरे को डालना है, जो भी गंदगी डालनी है, तो 10 लोगों को टोक देगा वो, जो भी इधर उधर फेंक रहे होंगे कि भैया आप मत फेंको। तो चेंज ऐसे ही स्टार्ट होगा। एथिकल चीज़ों की, एथिकल लोगों की ज़रूरत है। अच्छे कोर्सेज करके अच्छी जॉब्स में अगर कोई लोग लैंड हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने इंसानियत के लिए किया क्या? भाई इंसान आप हुए कैसे? इंसान होने का फायदा क्या हुआ धरती पर? बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा एनएसएस के बारे में, लाइफ